नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे, तंदुरुस्त, मस्त दुरुस्त होंगे। स्वागत है मेरे साथ में जो तमाम साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डीके, मनीष, ममता, सुगंध, अंजनी, शंकर, गौरव, संदीप, सुमित, अरुण, अभय, निखिल, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज के सेशन को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए तैयार होंगे। आज हम 3 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, आर्टिकल नंबर 29, 30 और 31। इसके बाद एक दिन हम आर्टिकल 32 डिस्कस करेंगे और उसके बाद फंडामेंटल राइट खत्म, क्योंकि उसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं वो 32 के साथ साथ ऑलमोस्ट कवर कर लिए जाएंगे। आप सबने अभी तक समानता का अधिकार पढ़ा, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, शिक्षा का अधिकार पढ़ा, इसके साथ साथ शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा, फिर इसके साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, यानी कि वो अधिकार जिसके माध्यम से देश के अंदर संस्कृति और शिक्षा का संरक्षण किया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आर्टिकल 29 और 30 बात अल्पसंख्यकों की करता है। अल्पसंख्यकों के अंदर जब हम जानकारी निकालने चलते हैं तो आपका दिमाग अटकता है। कल पढ़ाए गए यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 28 पर जाकर अटकता है। सर वहां पर भी तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की बात की गई थी। फिर आर्टिकल 28 में और 29 में ऐसा क्या अंतर है जिसके लिए अलग से आर्टिकल 29 बनाना पड़ा, यानी 29 बनाना पड़ा। आर्टिकल 28 अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उसके अंदर भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने मतलब शिक्षा के लिए जो आवश्यक शिक्षण संस्थान है उनकी स्थापना कर पाएंगे। आर्टिकल 29 ने आर्टिकल 28 से अलग क्या किया है ये आपके सेशन के अंदर मुझे बताना है, ठीक है। हाँ जी, महेंद्र का एक प्रश्न है आर्टिकल 21 पर, बिल्कुल बताएंगे बेटा, है ना। प्रहलाद त्रिपाठी जल्दी लाएंगे, ठीक है। मनप्रीत थैंक यू सो मच। आइए, तो अब सवाल बनता है कि यहां पर एक बच्चे ने आंसर लिखा कि सर ये माइनॉरिटीज की बात करता है। बेटा माइनॉरिटीज तो कल्चरल, ये जो हमने धार्मिक स्वतंत्रता का जब अधिकार बताया था वो भी माइनॉरिटीज की बात कर रहा था। तो इसने कौन सी अलग से माइनॉरिटी की बात कर दी जो अब से पहले नहीं हो पाई थी? बड़ा सवाल है ये। तो अब इसका जवाब खोजने निकलते हैं कि ऐसा क्या कहा इसने जो कि आर्टिकल 28 में नहीं था। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, यह अधिकार बहुसंख्यकों के अत्याचार से अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की रक्षा करता है। बहुसंख्यकों के अत्याचार से, यानी जो संख्या में ज्यादा है। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, क्या बहुसंख्यक केवल धर्म के आधार पर ही होता है क्या? मैं आपसे सवाल पूछता हूं और सवाल का जवाब संभवतः आप दे पाए कि देश की आजादी के बाद जब देश का पार्टीशन हो गया उसके बाद जो सबसे बड़े आंदोलन हुए वो धर्म की वजह से थे या भाषा की वजह से थे? अगर आप राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे ना तो आप जान पाएंगे कि देश में जो असल विवाद छिड़ा था वो राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके चलते बनाया गया, फजल अली कमीशन बिठाया गया, वो भाषा के आधार पर था। आज भी आप दक्षिण भारत के कई राज्यों को हिंदी के विरोध में बोलते हुए सुनते हैं। विशेष रूप से अगर आप कभी तमिलनाडु को सुने तो उनकी बातों में अक्सर आपको ऐसा सुनने को मिलेगा। तमिलनाडु के द्वारा यह बातें अक्सर कही जाती है कि हिंदी हम पर थोपी जा रही है, हिंदी को हम क्यों माने। यानी एक प्रकार से यह मानकर चलिए कि साउथ में हिंदी के प्रति जो विरोध है, आप हिंदी के कारण देश में एक और पहले बवाल मचा था। मनीष कश्यप जिस मामले के अंदर सुर्खियों में आए थे उसमें क्या था कि हिंदी भाषियों को वहां से भगाया जा रहा है जब उन्होंने ये सूचना दी थी। यानी देश के अंदर भाषा के आधार पर संभवतः उत्तर भारत में हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है, दक्षिण भारत में हिंदी की एक्सेप्टेंस नहीं है। इसका मतलब बहुसंख्यक होना केवल धर्म के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, लिपि के आधार पर यानी स्क्रिप्ट के आधार पर हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 29 कहता है, क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29। और आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पहली चीज तो कहता है कि माइनॉरिटीज के अधिकारों का संरक्षण करना। अब आप में से कईयों के दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा, माइनॉरिटीज के नाम पर आप कहना चाह रहे हो, अगर मैं आपकी बातों को सही से निकालूं तो आप कहना चाह रहे हो कि माइनॉरिटीज केवल धर्म के आधार पर बात नहीं की जा रही है। मैंने कहा बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, धर्म के आधार पर बात नहीं हो रही है। ये बोले कैसे? मैंने कहा दिल्ली के अंदर आपकी जितनी भी भाषाएं हैं, हाँ भाई,
कितनी भाषाएं हैं वैसे? कौन सी अनुसूची जिक्र करती है भाषाओं का? जरा कमेंट बॉक्स में कोई बताएगा। भारत के अंदर कौन सी अनुसूची राजकीय भाषाओं का जिक्र करती है? कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, एक बार जल्दी से बताइए। एक बालक बोल रहा है कि नटराज बैच की 1 महीने से क्लास। बेटा मैंने आज तुम्हारे कहने पर नटराज बैच की कार्तिक सारी क्लासेस का रिव्यू करवाया। बेटा 6 से 7 क्लासेस पर डे नटराज बैच के अंदर चल रही हैं, है ना। थोड़ा पेशेंस रख लो बेटा, है ना। मतलब बच्चे, तुमको प्रीलिम्स नहीं देना समझ में आता है, फाउंडेशन बैच है। 6 घंटे भी अगर तुम रेगुलर पढ़ पा रहे हो ना, टेक्निकली हमने तो प्रमोशन 4 से 6 घंटे का ही किया था एवरेज। मेरी खुद की क्लास हो रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, मैथ की क्लास शुरू करवा दी है ना, और क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी की क्लास आपकी चल रही है ना। तो मतलब बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं भाई। ऐसे ही आपकी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। इतनी सारी क्लासेस तो मुझे ध्यान है जो चल रही हैं, तो ऐसे इस तरह से आक्षेप ना लगाएं। हाँ जी, 8वीं अनुसूची के अंदर है, ठीक है। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। आपको यह बात समझ में आ रही है? जो भाषाएं आपको याद आ रही हैं, दिल्ली के अंदर, क्योंकि भाई राजधानी है, राजधानी में सभी तरफ से लोग आकर बसेंगे, बहुत सारे अधिकारी भी आकर बसेंगे, क्योंकि केंद्र है तो केंद्र में लोगों को आना जाना रहेगा। तो क्या दिल्ली के अंदर केवल और केवल किसी एक ही भाषा या हिंदी और इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है? दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सभी भाषाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। यानी भाषा के आधार पर चाहे उन्हें कोई विद्यार्थी मिले ना मिले, लेकिन संस्थान चल रहे हैं। आप गूगल करेंगे तो आपको भाषा के आधार पर सर्च करिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने किसी कारण से उड़िया भाषा डाल करके गूगल किया ताकि मैं आपको उसका उदाहरण दिखा सकूं, है ना। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज है मैसूर के अंदर, जिसमें उड़िया भाषा प्रतिष्ठान को कवर किया हुआ है। मैं केवल इसीलिए, ताकि आपको लोकेशन बता सकूं, मैंने केवल इसलिए रैंडम, मैंने कहा आपको बोल तो दिया मैं। देखिए मैंने अभी अभी ये गूगल किया, टॉप उड़िया मीडियम स्कूल इन साउथ दिल्ली, दिल्ली एनसीआर। अब आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप गूगल करके ढूंढेंगे तो आपको कोई ना कोई संस्थान या सपोर्ट करता हुआ कोई ना कोई इंस्टीट्यूट मिल जाएगा जो कि विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। मैं केवल इसलिए बता रहा हूं। और अगर नहीं मिल रहा है और आपको लगता है कि आपको अपनी भाषा चाहिए, तो सरकार का ये प्रबंधन है। चलिए खैर, फिलहाल के लिए बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की। तो बड़ा सवाल बनता है, सर माइनॉरिटीज का अर्थ क्या धर्म के आधार पर है? तो संभवतः आपको क्लियर हो गया होगा। क्लैरिटी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की जब बात की जाती है, तो आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 कहता है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज राइट टू प्रिजर्व हिज ओन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। आर्टिकल 29 में जहां पर इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात की गई है, उसमें केवल धर्म की बात नहीं की गई है, भाषा की भी बात की गई है, उसकी विशिष्ट लिपि की भी बात की गई है, और उसकी पर्टिकुलर संस्कृति की भी बात की गई है। हो सकता है कि कहीं कोई सांस्कृतिक विरासत ऐसी हो, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने बंगाली फिल्म्स को जब देखा हो,
तो या फिल्म के अंदर बंगाली कोई सीन आ जाए तो आप देखें तो उनमें जो विवाह का दृश्य दिखाते हैं वो विवाह का दृश्य सामान्यतया उत्तर भारत के विवाह के दृश्य से भिन्न होता है। आपने देखा होगा किस प्रकार से वो मतलब गोदी में लेकर परिक्रमा लगाते हैं या फिर फेरे लेते हैं। उनका अपना सिस्टम है, कस्टम है। दक्षिण भारत में अपना कस्टम है, सबका अपना कल्चर है। और ऐसी स्थिति में हर भारतीय का यह अधिकार है। अब मान लीजिए कि बॉलीवुड देख देख करके सबको यह लगने लग गया कि 7 फेरे होते हैं। पता नहीं आप में से कितनों को मालूम है, कितने राइटली मैरिड हैं, मुझे तो यह भी नहीं मालूम है। बॉलीवुड ने 7 फेरे दिखा दिए, सीरियल बन गए, धारावाहिक बन गए, लेकिन संभवतः 7 फेरे होते नहीं हैं। अगर आपको यह जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। असल में 7 वचन होते हैं जो शादी के समय लिए जाते हैं। फेरे तो कई बार 3.5 ही लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मालूम करिएगा अगर आप इस बारे में जानकारी जुटा पाए। ठीक है, तो जो जानकारी जैसी मिल जाए, तो कहने का मतलब यह है, आपको लगे कि मेरी संस्कृति सही है, मुझे दूसरे की संस्कृति को कम समझते हुए उसे अपनी संस्कृति थोपनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति, अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट को संरक्षित रखने का अधिकार है। अब आप कहेंगे सर भाषा के अंदर भारत में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, फिर उनके लिए क्या? तो उन सबके लिए रीजनल भाषा के अंदर, हाँ हमारे यहां 3.5 फेरे होते हैं, बिल्कुल। और बहुत सारे जिनकी शादी नहीं हुई है वो 7 फेरे समझ करके ही चल रहे हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था चोट, मैं भी पंडित जी से लड़ लिया, फेरे तो 7 होते हैं, भले साहब ये फिल्मों में होते हैं। मैं कहा अच्छा फिर ठीक है ना। अच्छा, तो आर्टिकल 29(2) कहता है नो सिटीजन शैल बी डिप्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट एंड रेस फॉर एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट रन विद स्टेट एड। इसका अर्थ क्या हुआ? भारत के किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा घोषित या राज्य से सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से उसकी भाषा, उसके धर्म, उसके जाति, उसके नस्ल के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि भाषा, संस्कृति, धर्म, नस्ल, इनके आधार पर जब किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, दैट इज आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 2। यानी एक चीज तो यह बोलती है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को संरक्षित रखने का, अपने कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट को संरक्षित रखने का अधिकार है। वहीं 29(2) सिंपल सी बात बोलता है कि राज्य और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त अगर कोई संस्थान है तो वो किसी व्यक्ति को इस आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता कि वो इस भाषा का है। उदाहरण के लिए मान लीजिएगा कि आपने कोई भी ऐसा संस्थान, चाहे मदरसे हो, चाहे संस्कृत महाविद्यालय हो, या फिर कोई भी पंजाबी महाविद्यालय, कोई से भी संस्थान हो, चाहे आप ऐसे देखिए, उदाहरण बहुत ही कॉमनली नॉन, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हो। अब जहां नाम से ही आपको पता चल रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देखकर यह लग रहा है कि केवल हिंदुओं के लिए है। ऐसे ही AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देख के लग रहा है कि मुस्लिमों के लिए है। लेकिन मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो कि AMU से हिंदू होते हुए भी पढ़े हैं। ऐसे मेरे बहुत से मित्र हैं जो BHU में मुस्लिम होते हुए भी पढ़े हैं। इवन मेरे कुछ मित्र तो BHU के अंदर नौकरी तक पा गए दूसरे धर्म से होते हुए भी। इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी भी संस्थान ने राज्य के द्वारा घोषित होकर, या राज्य से, राज्य का मतलब कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है, इसका मतलब यह हुआ हाँ, एक बालक बोल रहा है सर मैंने 7 देखे हैं। तो भैया तुम्हारा अपना अपना वो है ना, हमने 7 नहीं देखे, हम अपनी बता रहे हैं। फिल्मों में तो सब पिक्चर तक 7 का चक्कर कटवाया गया है, पर जो कन्वेंशन परिपाटी सेट हो गई है वो अपनी अपनी है, उस संस्कृति को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पर कहने का मतलब क्या है? राज्य ने अगर AMU को अपनी कोई सहायता उपलब्ध कराई या BHU को अपनी कोई सहायता उपलब्ध कराई, तो ये दोनों ही संस्थान या फिर जामिया मिलिया, कोई सा भी संस्थान, ये किसी व्यक्ति को ये कहते हुए कि तुम्हारा धर्म हमसे मैच नहीं करता इसलिए तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। आप उसकी भाषा, कि भाई तुम्हारी भाषा हमसे मैच वो नहीं करती, हम तुम्हें धर्म नहीं वो नहीं देंगे। भाषा, धर्म, जाति अथवा नस्ल के आधार पर आप किसी को एडमिशन से वंचित नहीं कर सकते।
शालू लिख रहे हैं, सर लग रहा है कि आप अपनी शादी में बहुत खुश थे। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो। जोक्स अपार्ट, आई एम वेरी हैप्पी विद माय मैरिज, ओके, टचवुड। चलिए, तो यहां पर 29A और 29(2), तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि राज्य ने जिन्हें भी पोषित किया है या फिर जिन्हें भी अपने द्वारा सहायता दी है, उन्हें किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जो देश के अन्य नागरिक हैं, चाहे वो भाषा से हो, चाहे धर्म से हो, चाहे जाति से हो, उन्हें आप एडमिशन से नहीं रोक सकते। बहुत आसान आर्टिकल था, आर्टिकल 30। आर्टिकल 29। अब आर्टिकल 30 की बात करते हैं। आर्टिकल 30 जिक्र करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब आपको क्या लगा कि सर एक तरफ तो आपने ये कह दिया कि अगर आपने सरकार से सहायता ली तो सरकार से सहायता लेने के बाद आप किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे का एडमिशन बैन नहीं कर सकते, लेकिन आपको लगता है कि सर मेरे कल्चर में ये बात लिखी है, जैसे मान लीजिए कोई वैदिक शिक्षक संस्थान है ना, या कोई आश्रम है, कोई सन्यासी है जो अपना आश्रम चलाते हैं, उनको केवल वैदिक धर्म सिखाना है, सनातनियों को, हिंदुओं को केवल वैदिक शिक्षा पद्धति देनी है। अब उन्हें वैदिक शिक्षा पद्धति देनी है, कोई भी अन्य धर्म से, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन या कोई भी व्यक्ति आकर के ये जिद करने लगे कि मुझे भी ये वैदिक मंत्र सीखने हैं, मेरी मान्यता चाहे जो भी हो, लेकिन मैं भी इस चीज को मानूंगा या फिर जानूंगा, जानना है मुझे, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से तो संभव है कि देश के अंदर बहुत ज्यादा संरक्षण हो ही ना पाए, ना तो धर्म का हो पाए, ना फिर संस्कृति का हो पाए, ना भाषा का हो पाए। बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप विचार कीजिए कि जैसे कोई मदरसे हैं, मदरसों में अगर कोई व्यक्ति ये जिद कर ले, हिंदू ये जिद कर ले कि मैं भी पढ़ूंगा कि आप क्या पढ़ाते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर ये सारी जो चीजें हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए कि कोई व्यक्ति या कोई भी धर्म या कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी या कोई भी सांस्कृतिक या फिर कोई भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अगर अपने आप को प्रिजर्व करना चाहती है तो वो अपने संस्थान का सेल्फ मेंटेनेंस मैनेजमेंट कर सकती है। ये हमारे मूल अधिकारों में है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि उन्हें राज्य से सहायता नहीं लेनी होगी। राज्य बोले तो आर्टिकल 12 में जिसकी परिभाषा है, और एडमिनिस्टर, और जो भी उनका पूरा पूरा मैनेजमेंट है वो उन्हें स्वयं चलाना होगा। ऐसी स्थिति में राइट ऑफ माइनॉरिटीज मेंटेन रह सकते हैं, अर्थात establishment of educational institutions according to interest of minority classes based on religion और language। धर्म के आधार पर उन्हें लगता है, भाषा के आधार पर लगता है, वो अपने लेवल पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना कर सकते हैं। इसी का एक सब क्लॉज कहता है द प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट शुड बी सफिशिएंट while making the law for compulsory acquisition of property of minority educational institutions। अब क्या हुआ, कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वो जमीन लेना चाहता है या सरकार उसकी जमीन लेना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए कुछ लिमिट सरकार द्वारा तय की जा सकती हैं कि इतनी जमीन आपको अलॉट की जाएगी यदि इतने लोग आपके पास हुए। आपने से कई बार देखा होगा, सरकारी शिक्षा, प्राइवेट कॉलेजेस भी हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जो भी हो, उन्हें सरकार के द्वारा जमीनें दी जाती हैं, एक पर्टिकुलर स्थान पर उन्हें सस्ते भाव पर जमीनें उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि वो वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डाल सकें। ऐसी स्थिति में सरकार को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि कितने बच्चे मिनिमम हो। जैसे राजस्थान में जमीन का एक बड़ा घोटाला सामने आया था एक कॉलेज के नाम पर, वो कॉलेज था ही नहीं, लेकिन उस कॉलेज के लोगों ने फर्जी कागज लेकर के बहुत सारी जमीन एक्वायर कर रखी थी, काफी ज्यादा उस पर बवाल हुआ था, राजनीतिक वाद विवाद हुआ था। आर्टिकल 30 का क्लॉज 2 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनी माइनॉरिटी क्लास बेस्ड ऑन एनी रिलीजन और लैंग्वेज। अब क्या हुआ, कल को एक ऐसी स्थिति बनी कि आपको लगने लग गया कि यार ये जो इंस्टीट्यूशन चल रहा है, ये इंस्टीट्यूशन इस भाषा अथवा इस धर्म के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। अब मान लीजिए कि सरकार में बैठे हुई जो पार्टी है उसे लगता है कि नहीं यार ये तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि ये लोग अपना मैनेजमेंट चला रहे हैं
और ये हमसे कोई मदद मांग नहीं रहे। अचानक आपको पता चलता है कि उस संस्थान को पैसे की आवश्यकता पड़ गई या सरकारी संसाधनों की आवश्यकता पड़ गई। आवश्यकता अगर पड़ गई तो बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या सरकार उन्हें संसाधन देगी? अब सरकार कहे भाई अपन तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि तुम लोगों ने इस धर्म के नाम पर काम कर रखे थे। जनाब ऐसा है कि यदि कोई भी धार्मिक संस्था अगर सरकार से अपने लिए मदद मांगती है तो राज्य उसको इस आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि तुम इस भाषा से हो या इस धर्म से हो तो तुम्हारी हम मदद नहीं कर सकते। यही कारण है कि सरकार के द्वारा संस्कृत कॉलेज खुलवाए जाएं या मदरसे खुलवाए जाएं, उनके लिए सरकार द्वारा फंडिंग समय समय पर दी जाती है। फिर आपका दिमाग फिर दौड़ेगा, अगर सरकार ने ही फंडिंग दे दी सर, फिर तो उसमें कोई भी जा सकता है। बिल्कुल, फिर वहां पर कोई भी जा सकता है। यही बात मैंने आपको बताया था। यूपी में यह मामला काफी प्रचलित हुआ था, मदरसों के नाम परिवर्तित करने का, मदरसे बंद करने का, मदरसों के कलर चेंज करने का, यह काफी ज्यादा मामला चर्चा में आया था उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर सरकार ने यही कहा कि भैया आर्टिकल हमें यह ताकत देता है कि राज्य ने अगर किसी की मदद की है तो फिर वो राज्य की प्रॉपर्टी है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार थम्स अप कर दीजिए यहां तक की समस्त बातें आपको अगर प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई हो। अब हम यहां से आगे एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल पर चल रहे हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 31। ठीक है, आर्टिकल नंबर 31 पर हम चलें। जैसे ही चलें वैसे ही कहें कि बच्चों ये आर्टिकल तो खत्म हो गया। ऐसा क्यों? अरे मैंने खत्म नहीं किया। देश के अंदर एक संविधान संशोधन हुआ जिसने आर्टिकल 31, जो कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, देश के अंदर कुल 7 मूल अधिकार थे, उनमें से जो 6 नंबर का मूल अधिकार था वो राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से उसे खत्म करके, आर्टिकल 31 को खत्म करके 300A में बदल दिया गया। 300A में बदलकर उसे संवैधानिक मतलब उसे मूल अधिकार से परिवर्तित करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब बड़ा सवाल फिर बनता है, सर एक बात बताइए, आर्टिकल 31 में 300A के अंदर इसे परिवर्तित करके कहने का मतलब हमें थोड़ा समझ नहीं आया, कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि जो संपत्ति का अधिकार है ना, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 के तहत अगर लिखा हुआ है कि यह मूल अधिकार है, इस मूल अधिकार शब्द की व्याख्या का मतलब समझें पहले। इसकी व्याख्या हुई कि आर्टिकल 31 अगर मूल अधिकार है तो उसकी प्राप्ति ना होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मूल अधिकारों को दी गई है। यानी किसी व्यक्ति को अगर अपने अधिकार बाधित होते हुए दिखते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आर्टिकल 32 की मदद ले सकता है, आर्टिकल 13 की मदद लेकर के वो अपने अधिकारों का संरक्षण करा सकता है। ये मैंने आपको पहले भी समझाई हुई चीजें हैं, उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो। फिर दिमाग में प्रश्न बनेगा, सर लेकिन जब ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार बचा ही नहीं और ये कानूनी अधिकार रह गया, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इस आर्टिकल को कन्वर्ट कर दिया गया 300A के अंदर या 300K के अंदर एक संविधान संशोधन ला करके। कौन सा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके। अच्छा, क्या कर दिया गया? बोले साहब अगर अब आपकी संपत्ति को कोई हड़पता है, देखिए 31 तक पहले क्या था, यदि कोई भी व्यक्ति आपकी संपत्ति को हड़पता है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह प्रावधान कहां था? आर्टिकल 31 में था कि यदि कोई भी व्यक्ति आपकी संपत्ति हड़पता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब क्या अब आपकी संपत्ति हड़पी जा सकती है? आंसर है नहीं। तो फिर कानूनी अधिकार बनने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि यदि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति हड़पता है तो आप उस संपत्ति के लिए कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अर्थात आप लोअर कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, आपको जरूरी लगे तो आप कानून की जो भी मदद है आप उसे ले सकते हैं। अर्थात इसके लेवल को घटा दिया गया। मूल अधिकार में था तब तक इसकी बड़ी इज्जत थी, लेकिन उस इज्जत को छीन लिया गया।
इसके पीछे की पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है। मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से भारत के अंदर मूल अधिकार लिए गए थे, मतलब इस संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। मैंने आपको पूरी विस्तृत कहानी इसकी बताई है। मैंने कहा कि किस प्रकार से देश के अंदर एक समय ऐसा आया था कि प्रथम संविधान संशोधन करना पड़ा था, क्योंकि जमींदारों के पास जमीनें थी और वे विधि निर्माण के लिए बैठे हुए थे। उनकी जमीनों को खींचने के लिए कोई तरीका चाहिए था, इसलिए यह कार्य किया गया था। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो सर फिलहाल के लिए हम लोग आर्टिकल 31 को पढ़ें या ना पढ़ें? पढ़ना तो है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि असल में हमने जब RAS 2018 का मेंस लिखा था तो उस समय पर आर्टिकल 31 के स्थान पर उसने 2 मार्कर क्वेश्चन में लिखकर दे दिया संपत्ति का अधिकार। बस इतना सा शब्द लिख दिया, राइट टू प्रॉपर्टी, और उसके बारे में हमसे कहा कि 20 शब्द लिखिए। अब जब आपने हमें क्वेश्चन दे दिया राइट टू प्रॉपर्टी पर और आपने कहा कि इस पर 20 शब्द लिखिए, तो मैं क्या लिखूं? तो मुझे सबसे पहले यह याद आया कि यह फंडामेंटल राइट हुआ करता था कब तक? 1978 तक। कौन सा? फिफ्थ मतलब राइट हुआ करता था, फंडामेंटल राइट। लेकिन आफ्टर दैट इसे आर्टिकल 300A में कन्वर्ट कर दिया। अब यह कानूनी अधिकार है, यानी यह लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। मैंने यहां पर इसकी व्याख्या में यह लाइन लिख दी कि अब इसकी प्राप्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता, लेकिन कानून की मदद ली जा सकती है। कानून की मदद ली जा सकती है। बस खत्म हो गया। ये क्लियर है? अच्छा सर, इससे आगे भी कुछ है क्या? बिल्कुल है। क्या है? असल में आर्टिकल 31 के अंदर कुछ सब क्लॉजेस भी डाले गए। कौन से डाले गए? 31 कै यानी 31A, आर्टिकल 31 ख। ये क्लॉजेस क्यों डाले गए? असल मायने में इनके डालने के पीछे वजह थी कि कुछ आर्टिकल्स में कुछ नई बातें जोड़ी गई। अब वो क्या बातें जोड़ी गई वो आपको पता होना जरूरी है। आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल 31 को तो ये खत्म कर दिया गया, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट था ये, और ये हमारे 19th के अंदर भी आया करता था, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 31A फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से भारतीय संविधान में डाला गया था। आर्टिकल 31A प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से डाला गया था। आर्टिकल 31B भी प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के अंदर डाला गया था। और आर्टिकल 31C 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से डाला गया था। कहते क्या है सर ये आर्टिकल? देखिए, ये सारे के सारे आर्टिकल्स संपत्ति के अधिकार से जुड़े हुए नहीं हैं। आर्टिकल 31 का टाइटल भले ही संपत्ति का अधिकार हो, राइट टू प्रॉपर्टी हो, लेकिन 31A, 31B, 31C अलग अलग बातें कहते हैं। क्या बातें कहते हैं सर, जरा बताइए। देखिए, 31A के अंदर जो व्याख्या डाली गई वो ये थी प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से कि यदि सरकार को लगता है कि किसी भी फंडामेंटल राइट को अप्लाई करना है और उसको अप्लाई करते समय आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के साथ गुस्ताखी हो रही है, तो नवी अनुसूची में डाल दिया जाएगा उस विषय को, ताकि उस पर वाद विवाद ना हो। आर्टिकल 31B में कहा गया कि यदि सरकार को लगता है कि कोई भी मूल अधिकार बाधित हो रहा है, तो मूल अधिकार बाधित होने पर उस नए कानून को अनुसूची 9 में डाल दिया जाएगा, शेड्यूल 9 में डाल दिया जाएगा, तो उसके बाद में कोई भी जिरह अथवा बहस नहीं होगी। और यहां पर 31C में कहा गया कि अगर सरकार को लगता है कि कोई नीति निर्देशक तत्व बाधित हो रहा है, तो भी उसे यहां पर डाला जा सकता है, अनुसूची 9 में डाला जा सकता है। यानी इन सारी की सारी चीजों में एक जो नई चीज निकल कर आई वो थी शेड्यूल, यानी कि अनुसूची नंबर 9। साथियों, जो भारत का मूल संविधान था उसके अंदर 7 अनुसूची के बाद में 8वीं अनुसूची कहती थी भाषा के आधार पर। 9वीं अनुसूची जो थी वो पहली बार जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची के बाद में जो अनुसूची थी 9 नंबर की, वो किसके बारे में बात करती थी? एक ऐसा अपेंडिक्स बना दिया गया जिसमें कुछ भी करो और डाल दो। आपने कई बार देश के अंदर जो भी मामले उठते हुए देखे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपने देश के अंदर कई बार आरक्षण के नाम पर अगर कोई भी मसला उठते हुए सुना या देखा,
तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पर राजनेता एक बयान देते हुए पाए जाते हैं, अरे सर आरक्षण की सीमा बढ़ा दो और बढ़ाकर इसे अनुसूची 9 में डाल दो। अर्थात अनुसूची 9 एक ऐसा हाइडिंग प्लेस बनकर आ गया था कि अगर फंडामेंटल राइट को चुनौती देनी है, अगर 31A के अकॉर्डिंग चलना है तो 14 और 19 को चुनौती दे दो, 31B के अकॉर्डिंग चलना है तो किसी भी फंडामेंटल राइट को चुनौती दे दो, आप सेफ हो। ठीक है, अनुसूची 9 एक ऐसा सब्स्टिट्यूट बना लिया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बार लगाकर कहा कि भैया अब नहीं चलेगा। मिनर्वा मिल के बाद सरकार काफी सुप्रीम कोर्ट काफी चेक एंड बैलेंस वाली आ गई। तो अब 31A में क्या कहा गया, एक बार मैं आपको मूल कॉन्स्टिट्यूशन से वो भाषा बोलकर सुना देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट, यानी कि कानून से बचने। अच्छा देखिए, एक बात सीधी सी समझिए, यहीं पर क्यों डाला गया इस कानून को, इसके पीछे की मूल वजह समझ में आनी चाहिए। संपत्ति के अधिकार की वजह से डाला गया। संपत्ति का अधिकार तो मूल अधिकार से हटा दिया गया, लेकिन अब अगर मान लीजिए कोई कानून बनाकर किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है, हो सकता है वो व्यक्ति विरोध करे कि भाई आपने मेरी संपत्ति क्यों ले ली। तो जब संपत्ति के लेने का अगर कोई व्यक्ति विरोध करे तो उसका समाधान क्या है, तो उसका समाधान यह है अगर कोई व्यक्ति विरोध करे तो यहां पर लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 13, यानी कि एक प्रकार से 31A में अगर कुछ भी डाल दिया तो आर्टिकल 13 के साथ उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी कि उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। ए नंबर पॉइंट कहता है द एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ एनी एस्टेट or of any right therein or the extinguishment of modification of any such right। दूसरा कहता है the taking over of management of any property by state for a limited period either in public interest or in order to secure the proper management of the property। कईयों के ऊपर से जा रहा होगा, इसलिए मैंने शुरुआत में केवल सार बता के काम चला लिया था। The existent extinguishment or modification of any right of managing agent, secretaries, treasurers, managing directors, managers of corporations or of any voting right of the shareholder thereof। The extinguishment or modification or any right accruing by virtue of any agreement। कईयों के ऊपर से जा रहा होगा, मैं पढ़ने से इसको बचता हूं। लास्ट की लाइन बस इतनी सी लिखी है shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any of the right conferred by article 14 और article 19। मतलब कुल मिलाकर यह है कि सारी बातें बोल करके एक शर्त समझ लो, अगर किसी व्यक्ति से राइट टू प्रॉपर्टी छीना जा रहा है तो सरकार कोई भी कानून बनाए, भले ही उससे उसके समानता का अधिकार छिनता हो। उदाहरण के लिए, आपके पास कोई जमीन है, आपके पास जमीन है और आपकी जमीन को इसलिए छीना जा रहा है कि सरकार को सड़क बनाने में वो उपयोगी थी, लेकिन आप उस जमीन को देते समय कह रहे हैं कि आप मेरी जमीन ले रहे हैं, औरों के मुकाबले मेरे पास जमीन कम रह जाएगी, अर्थात आप गांव वालों के सामने मुझे बेघर कर रहे हैं, यह मेरी समानता से मुझे वंचित करता है, नंबर एक। या फिर आप सरपंच साहब की जमीन तो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, आप मेरी जमीन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं साधारण आदमी हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी व्यक्ति यह धारणा लेकर खड़ा नहीं हो सकता कि सर मेरे साथ समानता वंचित हुई है भूमि के अधिग्रहण में, मेरा आर्टिकल 14 बचाओ, मेरी जमीन जा रही है, कम से कम आर्टिकल 14 का ही हवास्ता ले लिया जाए सर। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आपको कोई मदद नहीं करेगी। आर्टिकल 31A यही कहता है। आर्टिकल 31A कहता है कि अगर कानून आपकी संपत्ति ले रहा है और आप आधार बनाकर चले गए कि मेरी समानता छिन रही है, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात नहीं सुन पाऊंगी। वहीं आर्टिकल 19 के नाम पर, सर आपने मुझे आर्टिकल 19 में कहा कि मैं कहीं पर भी जाऊं, कहीं पर भी व्यापार करूं, कहीं भी संगठन बनाऊं, सर मान लीजिए मैं कहीं पर भी निवास करूं, सर मैं निवास करने के लिए पहुंचा, आप गए, आपने मेरी जमीन छीन ली। सर आपने मेरी जमीन छीन ली, आपको दिख नहीं रहा, आपने मेरे आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर दिया। आप ही ने तो, मेरा तो अधिकार है निवास करना,
निवास करने का अधिकार है आपने छीन लिया। जैसे कई बार आपने देखा होगा सरकार के द्वारा झुग्गी झोंपड़ियां तोड़ी जाती हैं, एनक्रोचमेंट हटाया जाता है, उनसे जगह खाली कराई जाती हैं। आप आर्टिकल 19 का हवाला लेकर खड़े हो गए, सर मेरे से कह रखा था कि मेरा निवास का अधिकार वंचित नहीं हो जाए, मैं तो निवास ले रखा था। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, मतलब कि आर्टिकल 31A कहता है कि आप इन दो पॉइंट्स को लेकर हमारे पास मत आ जाना, ना 14 लेके आना ना 19 लेकर आना। उम्मीद है आपको 31A समझ में आ गया होगा। अब 31B की बात कर लेते हैं। 31B क्या कहता है? आर्टिकल 31B भी सेम ऐसे ही कहता है, और वो तो साथ में ये भी जोड़ देता है, विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी of the provision contains in Article 31A, none of the act and regulation specified in the 9th schedule, nor any of provision thereof shall be deemed to be void or even to have become void on the ground that such act, regulation or provision is inconsistent with or take away or abridge any of right conferred by any provision of the part, notwithstanding any judgment, decree or order of any court or tribunal to the contrary, each of the said act and regulation shall, subject to the power of any competent legislation to repeal। अब इसमें आपको क्या समझ में आना चाहिए था, केवल इतना सा समझ लीजिए। 9th शेड्यूल का जिक्र करके कहा गया है कि कोई सा भी आर्टिकल आप इसमें हवाले नहीं लगा सकते यदि वो अनुसूची 9 के अंदर स्थापित कर दिया गया है। मान लीजिए सरकार ने कोई कानून बनाया और कानून की व्याख्या करते हुए कह दिया कि ये आर्टिकल 31 में कहा गया कि ये अनुसूची 9 का हिस्सा बन गया है। ऐसी स्थिति में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, ये 31 के अंदर कहा गया है। 31 क्या कहता है? 31 कहता है 14 और 19 प्रभावित नहीं होने चाहिए। 31 कहता है कोई सा भी 14 और 19 प्रभावित हो तो हमारे पास मत आइए। ये 31 कहता है, और 31 कहता है कोई सा भी आर्टिकल प्रभावित हो अपने घर जाइए अगर वो अनुसूची 9 में डल गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको 31 समझ में आया हो। अगेन सर हमें तो कुछ समझ नहीं आया। अगर ये स्थिति आती है तो मैंने शुरुआत में ही यहां लिखकर आपको जो जरूरी जानकारी थी ना वो डाल दी अनुसूची 9 के संदर्भ में, क्योंकि इसने 9th शेड्यूल भी दिया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ही नवी अनुसूची बनी थी, और इसका केवल उपयोग इतना है कि अगर कोई भी कानून इसमें डाल दिया गया तो वो सेफेस्ट कानून माना जाता है, उस पर आर्टिकल 13 यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार लागू नहीं होता। फिर सवाल बना सर 31C क्या कहता है? 31C भी जुड़ते हुए ये कह देता है कि अगर 39 ख और 39 ग, अभी 39 ख और क्या कहता है इनके बारे में जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तब बताएंगे। उनको एग्जीक्यूट करने में आपको अगर ऐसा लगता है कि संपत्ति का संरक्षण कहीं ना हो रहा हो, समान वितरण हो रहा हो, अगर वो प्रभावित हो रहा है तो परेशान मत होइए। आप 31C में हैं, अनुसूची 9 में डाल दीजिए, आप सेफ फील करेंगे। ऐसा 31C के अंदर कहा गया है। यानी केवल मूल अधिकार ही नहीं, अगर डीपीएसपी भी प्रभावित हो रहे हैं तो भी आप अनुसूची 9 के साथ में अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह सारी कहानी आसान भाषा में समझ में आ गई हो। अगर नहीं भी आई है तो केवल इतना समझिएगा 31A, 31B, 31C तो हैं, आर्टिकल 31 नहीं है। जिस प्रकार से 21A अपनी अलग वैलिडिटी रखता है, ऐसे ही 31A, 31B, 31C अपनी अलग वैलिडिटी रखते हैं। 31C डीपीएसपी के भी बचाव के लिए 31C की भावना करता है, और 31A और B मतलब फंडामेंटल राइट से बचाव देता है। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में समझ में आई होगी। मैं इस बात को इसलिए इतना लाइटली बोल रहा हूं क्योंकि अब संपत्ति के मामलों में 9th अनुसूची का भी प्रभाव नगण्य हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 9th अनुसूची कोई छिपने का हिंडर प्लेस नहीं है, इसलिए इसका मनचाहा दुरुपयोग नहीं कर सकते। भविष्य में जितने भी मिनर्वा मिल मामले हुए या जो भी मामले हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में यह बात स्पष्ट करके रखी कि भाई 9th अनुसूची कोई छुपने का तरीका नहीं है। इसलिए आज के समय में आप इन आर्टिकल्स को ज्यादा सुनते नहीं हैं। ये 9th अनुसूची तक ही थे, उसके बाद में 9th अनुसूची भी अब गौण हो गई है, इसलिए अब उनकी ज्यादा चर्चाएं आपके सामने नहीं होता। क्लियर? क्लियर हो गया? हिमांशी बेटा मैं लूंगा वो क्लास वाली, है ना, वो वाली क्लास में मेरी ड्यू है, मैंने उसके बारे में बोला हुआ है, मैं जरूर लूंगा। ठीक है साहब, चलिए
तो यहां के बाद में अब आर्टिकल नंबर 32 की बारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बारी है। वो हम आपकी क्लास लेंगे संभवतः कल और परसों। मेरी 2 दिन क्लासेस नहीं हो पाएंगी, इसी एवज में मैं आपकी सैटरडे और संडे के दिन क्लासेस लेना प्रस्तावित करता हूं। रीजन है क्योंकि मैं 2 दिन के लिए किसी राजकीय कार्य से व्यस्त रहूंगा, जिस कारण से मैं आप लोगों की क्लासेस नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों की क्लासेस सैटरडे और संडे के दिन बची हुई, यानी संडे के दिन पूरी तरह से फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी जो आज दी गई वो समझ में आई हो। किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर वो सेशन के अंदर पूछ सकता है। कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है। शिवा, शालू, याशिका, हाँ। अंकित सिन्हा लिख रहे हैं सर जी मथुरा गोवर्धन जाओ तो डेट अनाउंस कर देना। अंकित सिंह यूट्यूब एक्सेट्रा पर एडवर्टाइज में बार बार मांस मटन दिखाना मानसिक परेशानी, क्या आर्टिकल 21 का उल्लंघन है? बिल्कुल, आप कंप्लेंट तो कर ही सकते हैं, वहां पे रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, यूट्यूब ही दिखाना बंद कर देगा। सुमन लिख रही है सर आपके कंसेप्ट इतने क्लियर कैसे हैं? बेटा मैं जिस चीज को आपको पढ़ा रहा हूं ये मैं कम से कम 10-15 बार पढ़ा चुका हूं। पहली चीज, खुद ने एग्जाम क्वालिफाई किया है, सेलेक्टेड हूं। दूसरी चीज, और तीसरी चीज, टीचर जब पढ़ाने आता है तो वो पढ़ के आता है ना। तो मैं जितना पढ़ाने आता हूं वो चीज मैं पढ़ के आता हूं, तो तीसरी चीज ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है ना। मैं कोई भी चीज बिना पढ़े नहीं पढ़ाता, पहले खुद पढ़ता हूं फिर पढ़ाता हूं, है ना। इस वजह से तो इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप भी कभी पढ़ाने के लिए उतरेंगी तो आपको भी पता चल जाएगा। अनिल कुछ भी नहीं है, केवल एक बैग बना रखा है अनुसूची ने, और कुछ भी नहीं है। सर आर्टिकल 31 अब नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को लैंड एक्विजिशन करना हो तो वो बड़ी 2 बिल्डिंग्स भी तोड़ देंगे। हर्षित, यदि वो अप्रूव्ड लैंड है तब नहीं तोड़ा जाता। एग्रीकल्चर लैंड सरकार अपनी मानती है। अगर सरकार की ही काटी हुई, सरकार ने अगर आपको ऑलरेडी लीज पट्टा दे रखा है, इसीलिए आपने देखा होगा कई बार लोग कहते हैं पट्टे की जमीन होनी चाहिए। RBI, if RBI returns its notes, what does it give us in return? मोहनलाल, if RBI returns its notes, what does it give us in return? मतलब समझा नहीं, तुम्हारी अंग्रेजी थोड़ी सी तंग लग रही है, लेकिन अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो आरबीआई अगर हमें नोट देती है तो बदले में हमसे क्या लेती है? सरकार के द्वारा बहुत सारी चीजें उसको दी गई हैं भाई, गोल्ड रखा है, फॉरेक्स रखा है, तब जाकर नोट जारी करती है। अगर मैं तुम्हारा सवाल सही से समझ पा रहा हूं। सर बुलडोजर चलता है वो क्या है? बेटा बुलडोजर असल में, अच्छा ये चीज भी जान लीजिए। देखिए क्या होता है, सरकार मतलब आपने भी अगर अपना घर बना रखा हो, जैसे मैंने मेरा घर बना रखा है, इस घर के अंदर संभवतः मैंने कोई ना कोई कानून का उल्लंघन किया हुआ होगा। हम लोग सरकार की चीजों को बड़ा लाइटली लेके चलते हैं। जैसे घर बनाया हुआ है, बाहर तक हमने मतलब छज्जे बाहर निकाल दिए, छत चौड़ी कर ली, घर ऊंचा बना लिया, परमिशन दो दो बिल्डिंग 2 मंजिल की थी आपने 4 मंजिल बना ली। ऐसी स्थिति में आपने जो भी नियम के उल्लंघन किए हुए हैं, बुलडोजर के नाम पर आपके उन्हीं हिस्सों को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? हाँ भाई, जिन्हें भी इंग्लिश के नोट्स चाहिए हो ना, इंग्लिश के नोट्स अगर आपको चाहिए, आरएएस का कंप्लीट मटेरियल हिंदी हिंदी में तो उपलब्ध है ही, इंग्लिश में भी अगर चाहिए तो हमने जयपुर का एक एड्रेस डाल रखा है, अपने हर विज्ञापन में डाल रखा है, हम टेलीग्राम पर भी उसे डलवा देंगे। रविवार को जाकर कंप्लीट सेट आप वहीं से जाकर पिक करके आ जाइएगा। जो लोग जयपुर में रहने वाले हैं उनके लिए बता रहा हूं, बाकी जो लोग हैं उनको कोरियर से तो मिल ही रहा है। ठीक है ना, तो आप एक ही जगह से, मतलब जिनको बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, इस रविवार को जाकर के वो वहां से अपना बॉक्स पिक करके जा आ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले। ठीक है बेटा, इकोनॉमी का रविवार को मैं एक टीचर का डेमो लगा रहा हूं, आप एक बार उन्हें देखें और उसके बाद बताइएगा। अगर पसंद होते हैं तो क्लास उनकी आगे कंटिन्यू की जाती है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।